तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। आज की क्लास में अपन ने क्या देखा, ये है क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला। क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो वेक्टर प्रोडक्ट के बाद जो मेरा फाइनल आंसर आता है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी जो फाइनल आंसर आया वो दोनों वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों के ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। दीज टू वेक्टर्स विच आर लाइंग इन सम प्लेन, इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है क्या, तीसरा वेक्टर जो ए क्रॉस बी से निकला। क्या फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का? ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा नहीं, साइन थीटा। और आगे अपन क्या लिख देंगे, एन कैप लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा, एन कैप। व्हाट इज एन कैप? एन कैप के बारे में थोड़ा सा करते हैं डिस्कशन। हमने बोला था एन कैप जो है, कैप का मतलब ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो ये है यूनिट वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। मतलब ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि किसकी डायरेक्शन में मिलता है मुझे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ए एंड बी के मिलता है। अब ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन है, ए क्रॉस बी है। मतलब जो ए क्रॉस बी वेक्टर है, इसी का मैग्नीट्यूड से अगर इसी वेक्टर को मैं डिवाइड कर दूं, ध्यान से देखिए, इसको इस तरीके से मैं अगर लिख दूं कि ए क्रॉस बी को मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी से डिवाइड कर दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एन कैप मिल जाएगा। द डायरेक्शन विल बी सेम एज ए क्रॉस बी ओनली, बट कैप शोज द डायरेक्शन, कैप शोज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 1। कैप शोज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 1। तो बेटा याद रखना है कि ये जो एन कैप है इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है। सिर्फ और सिर्फ ये क्या बता रहा है अपन को, डायरेक्शन बता रहा है। और कौन सी डायरेक्शन है ये, परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। ये ए वेक्टर था, बी वेक्टर था, बीच में एंगल ऐसे थीटा था। इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है विच इज नोन एज एन कैप, ठीक है। एंड दिस एन कैप वेक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। किसकी डायरेक्शन शो करता है ये, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। यूज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला तो देख लिया, ठीक है, उसका यूज देख लेते हैं। फटाफट यूज देख के फिर अपन सीधा डायरेक्शन पे चलते हैं। यूज क्या कहता है मुझे, पहला यूज ये है कि मैं क्रॉस प्रोडक्ट तब करूंगा जब मेरे को दो वेक्टर्स को, इफ यू वांट टू फाइंड एनी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू एनी टू वेक्टर, मतलब जब भी मुझे किन्हीं भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक तीसरा वेक्टर फाइंड करना है, निकालना है, क्या यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। दिख रहा होगा ए वेक्टर बी वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी वेक्टर। तो दिमाग में फिट कर लो कि जब भी मुझे एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर हो एनी टू वेक्टर्स के, तो अपन कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। सेकंड यूज इसका क्या रहता है, देखिए, अगर मुझे प्रूव करना है कि कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्या प्रूव करना है कि कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर मुझे ये चीज प्रूव करनी है तो मैं क्या यूज करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करूंगा। ध्यान से देखेंगे क्यों, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 0 रख देता हूं एक बार। अब खुद सोचो, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये ए वेक्टर यही बी वेक्टर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। एंड साइन 0 इज 0, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या बन गई, 0 बन गई। इसका मतलब ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 होती है, नल वेक्टर होती है, ठीक है। क्या होती है, नल वेक्टर, अगर दो वेक्टर क्या हो, पैरेलल। तो बेटा कभी भी मुझे दो वेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करना है तो मैं क्या यूज करता हूं, मैं यूज करता हूं वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट। क्या यूज करता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करता हूं। बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट वी कैन प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब अपन समझते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल समझेंगे, उससे पहले मुझे ये बता दो कि अभी जो मैंने दो बातें करी हैं, इसी में किसी को डाउट है तो रेज हैंड करके बता दो। अभी जो मैंने दो बातें करी यहां पर कि भाई दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊंगा, और दूसरा अगर दो वेक्टर को पैरेलल प्रूव करना होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा दूंगा।
कैसे पैरेलल प्रूव कर पाएंगे? आंसर अगर 0 आ गया तो ऑब्वियसली दोनों वेक्टर्स क्या हैं? पैरेलल है। चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए तो अब अपन आगे चलते हैं, राइट हैंड रूल देखते हैं। राइट हैंड रूल को समझने से पहले एक और बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग लाएंगे दिमाग में, समझेंगे। देखिए ये मेरे पास एक एरो है, दिस इज एन एरो। आपने मूवीज वगैरह देखी है, मूवीज के अंदर क्या होता है? एरोज होते हैं कुछ इस तरीके से। इस तरीके का एरो मुझे मूवीज में देखने को मिलता है। इस एरो का एक हेड होता है और इस एरो का एक टेल होता है, ठीक है? समझना, ध्यान से समझना, फील लेने की कोशिश करना यहाँ पर हो क्या रहा है। मान लो ये ऐसे एरो है, ये एरो इस तरफ जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन कौन पॉइंट करता है हमेशा? और हमेशा हेड पॉइंट करता है। तो यहाँ मैं लिखूंगा डायरेक्शन इज ऑलवेज पॉइंटेड विद द हेल्प ऑफ हेड, ठीक है? टेल मुझे क्या बताता है? टेल मुझे बताता है कि ये कहां से आया, ठीक है, किस जगह से आ रहा है। तो स्टार्टिंग पोजीशन के बारे में बता देता है। स्टार्टिंग पोजीशन के बारे में बता देता है। अब बेटा ध्यान से सुनना, समझना। मान लो एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये वेक्टर जैसा ही तो है, वेक्टर में भी तो यही था, स्टार्टिंग पोजीशन टेल से बताते थे, हेड से डायरेक्शन बताते थे, वही सेम चीज। अब ध्यान से देखना, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और एक वेक्टर ऐसे बाहर आ रहा है। समझना ध्यान से, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और एक वेक्टर ऐसे बाहर आ रहा है। जो वेक्टर ऐसे अंदर जा रहा होगा प्लेन के, क्या मुझे उसका हेड दिख रहा है कि टेल दिख रहा है? समझ में आनी चाहिए बात। ये वेक्टर ऐसे प्लेन के अंदर जा रहा है, ऑब्वियसली मुझे इसकी टेल दिख रही होगी। और टेल देखो कैसी होती है, ऐसे क्रॉस हेयर जैसी होती है। तो जब भी मुझे कोई वेक्टर ऐसे प्लेन के अंदर जाता हुआ दिखेगा, मुझे उसकी टेल दिखेगी, मतलब ऐसा एक क्रॉस हेयर बनता हुआ दिखेगा। अब ध्यान से देखना, कोई वेक्टर अगर ऐसे बाहर आ रहा है प्लेन से अगर ऐसे बाहर आ रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे उस वेक्टर का क्या दिख रहा होगा? हेड दिख रहा होगा। हेड का मतलब, हेड आगे से कैसा होता है? पॉइंटी होता है। क्या होता है? पॉइंटी, ठीक है? पॉइंट जैसा दिखता है। तो इसीलिए मैं क्या बना दूंगा? ऐसे डॉट बना के एक सर्कल बना दूंगा। जब भी मैं क्रॉस बना के ऐसे सर्कल बनाऊं, इसका मतलब होता है इनसाइड द प्लेन। डायरेक्शन क्या है? इनसाइड द प्लेन डायरेक्शन है। ये वेक्टर ऐसे आया और ऐसे अंदर चला गया। जब ऐसे वेक्टर बाहर आ रहा होगा तो मुझे इसका हेड दिख रहा होगा। और हेड कैसा दिखता है? ध्यान से देखो, ये इसकी निब कैसी दिखती है? मुझे पॉइंटी दिखती है। तो इसलिए मैंने इसे पॉइंट से शो कर दिया, यहाँ लिखा डायरेक्शन आउटसाइड द प्लेन। फील लेना, समझने की कोशिश करना हो क्या रहा है, ये चीज समझ में आई? अब ध्यान से देखो और करने की कोशिश करना, अब तुम खुद ही बता दोगे। देखना ध्यान, यहां मैं दो वेक्टर लिखता हूं, ये ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। या ऐसे ले लेते हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। हम जानते हैं ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकलती है राइट हैंड रूल से। राइट हैंड को इस तरीके से रखना है कि पहला जो वेक्टर है, पहला वेक्टर क्या दिख रहा है? ए वेक्टर। तो ए वेक्टर के डायरेक्शन में अपने हाथ को रखो सच दैट कि जो पाम है वो फेस करे दूसरे वेक्टर को। दूसरा वेक्टर कौन? बी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको रखा कि मेरा जो पाम था ये बी वेक्टर को फेस करता है, दिख रहा है? ठीक है। अब ए क्रॉस बी कर देना है, तो ए क्रॉस बी करूंगा तो ये लो क्रॉस कर दिया, और मेरा थंब किसको दिखाएगा? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन दिखाएगा। तो ए क्रॉस बी, माय थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। थंब कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। अब जब भी कोई वेक्टर ऐसे प्लेन से बाहर आता है उसको मैं डॉट से शो करता हूं। तो यहां पर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? डॉट, मतलब आउटसाइड द प्लेन। मतलब फील क्या लेनी है? फील ये लेनी है कि जिस भी प्लेन में ये दोनों वेक्टर थे, उन दोनों वेक्टर के आउटसाइड या फिर इनसाइड हमेशा वेक्टर बनता है। कैसे निकालते हैं? राइट हैंड रूल से निकालते हैं।
बेटा यहां तक बात अगर सबको समझ में आई तो रेज हैंड करके बताओ। दिव्य सिंह आपको भी अगर समझ में आई तो रेज हैंड करके बताना है। फटाफट फटाफट सारे बच्चे। अरे बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है यार, इसमें क्या मुश्किल है। ये तो एरो तो देखा ही है, फिल्मों में नहीं देखा क्या? अरे हॉलीवुड फिल्मों देखना, दिख जाएगा, 3-4 मूवीज देखोगे। क्या होता है, पीछे एक टेल होता है, फेदर्स लगे हुए होते हैं, आपने देखा होगा, आगे हेड बना होता है। अपन इसको चला के जैसे ही छोड़ते हैं तो पीछे से देखूंगा तो मुझे टेल दिखेगी, और अगर मेरी तरफ एरो आ रहा होगा तो मुझे क्या दिखेगा? हेड दिखेगा। बस वही चीज है, यहाँ पर मैंने ए क्रॉस बी करना था तो ए की डायरेक्शन में हाथ रखा, सच दैट कि मेरा पाम किसको फेस कर रहा है? दूसरे वेक्टर को। ये प्लेस कर दिया। अब घुमा दिया इस बी की तरफ, क्योंकि ए क्रॉस बी करना, तो ए पे रख के बी की तरफ घुमा दिया। घुमाया तो थंब कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है, चलिए, तो ये वैल्यू हो गई ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हो गई। अब मान लो मुझे यहाँ पर ए क्रॉस बी ना निकाल करके बी क्रॉस ए निकालना पड़ता, तो मैं क्या करता? ध्यान से देखना, बी क्रॉस ए निकालता तो पहले मैं डायरेक्शन हाथ की कुछ इस तरीके से रखता कि ये किसकी डायरेक्शन में आ जाए? बी की डायरेक्शन में आ जाए। ये आ गया। और इस तरीके से रखता कि मेरा जो पाम है ये किसको फेस कर रहा है? दूसरे वेक्टर को। इस बार मुझे बी क्रॉस ए निकालना है, तो पहले मैंने हाथ किसकी डायरेक्शन में रखा? बी की डायरेक्शन में, ये रख दिया। क्रॉस इस तरीके से किया, उंगलियों को किसकी तरफ घुमाया? बी की, ए की तरफ घुमाया, क्योंकि ए क्या है? मेरा सेकंड वेक्टर। चलो घुमाया। इस बार थंब कहां जा रहा है? इनसाइड जा रहा है। ध्यान से देखो, ये थंब कहां जा रहा है? इनसाइड। इनसाइड, इनसाइड को शो करता हूं क्रॉस से, तो बी क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या आई? इनसाइड आई। आई इनसाइड। तो बेटा इनसाइड आएगी प्लेन की आउटसाइड आएगी, कैसे पता चलेगा? बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल। ठीक है, बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल। बेटा यहां तक बात समझ में आई है तो एक बार फटाफट हैंड रेज करके बताओ। सभी लोग, सभी विद्यार्थी गण अपना हाथ रेज करें फटाफट। चलिए, तो यहां तक अपन ने क्या सीख लिया? राइट हैंड रूल सीख लिया। अब एक और चीज ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करेंगे हो क्या रहा है। ये मेरे पास एक प्लेन है, इस प्लेन पे एक वेक्टर है ये, और एक वेक्टर है ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर। मुझे निकालना है ए क्रॉस बी। ध्यान से देखना, समझना, मैं हमेशा ए क्रॉस बी निकालने के लिए ए के डायरेक्शन में हाथ रखता हूं, बी की तरफ घुमा देता हूं। ए की डायरेक्शन में हाथ रखा, बी की तरफ घुमाया, प्लेन के अंदर आया। लेकिन ये प्लेन मुझे कैसा दिख रहा है? ऐसे हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, तो प्लेन के अंदर कहाँ होगा? ऐसे होगा। ये लो, ये लो, ये आ गया ए क्रॉस बी। सिमिलरली बी क्रॉस ए निकालेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, बी क्रॉस ए। ये मैंने इसको 2 डायमेंशन में शो करने की कोशिश की। एक्चुअली में 3 डायमेंशन में अपन को ऐसे शो करना पड़ता है, क्रॉसेस से, डॉट से। ऐसे क्या है समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसे अच्छे से समझ में आ जाता है। अरे बात समझ में? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कौन सा रूल यूज करेंगे? राइट हैंड रूल यूज करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो भी वेक्टर बनता है उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए मुझे हमेशा राइट हैंड रूल को यूज करना पड़ता है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, समझो। डॉट प्रोडक्ट में अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर दूं तो ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते थे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट में ये वैलिड होता है, लेकिन ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब ए क्रॉस बी करते हैं तो डायरेक्शन बाहर आती है, लेकिन जब बी क्रॉस ए करेंगे तो डायरेक्शन कहां जा रही है? अंदर। एक बार बी क्रॉस ए किया, डायरेक्शन आई अंदर, ए क्रॉस बी किया, बी डायरेक्शन आई बाहर। तो इसका मतलब क्या, ये वेक्टर दोनों एक दूसरे के कभी इक्वल हो सकते हैं क्या? कभी नहीं होंगे। कब इक्वल होंगे? जब मैं ए क्रॉस बी बराबर कर दूं माइनस ऑफ बी क्रॉस ए।
समझ में आई बात? मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया। माइनस साइन यहाँ पर क्या दिखाता है, ऑपोजिट। माइनस साइन यहाँ पर क्या दिखाता है, कुछ इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन दिखाता है। देखिए ये रहा माइनस साइन और ये दिखाता क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बेटा बताओ यहाँ तक बात आई समझ में कि नहीं आई? फटाफट रेज हैंड करके बता दो। फर्स्ट एवरीवन, बता दो यार फटाफट सारे। ठीक है ठीक है, चलिए। तो यहां तक बात हो गई ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इन सब की। अब चलिए सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आइए, आई वॉन्ट टू फाइंड, ध्यान से देखना, आई वॉन्ट टू फाइंड दी displacement, sorry, the work done. I want to find the work done if F vector, force vector is equal to 2i cap minus 3j cap plus 4k cap and displacement vector is minus I cap plus j cap plus k cap. ठीक है, formula for work done is equal to F dot S. फटाफट बताएंगे आंसर, कौन बता सकता है? Find out the work done if force vector and displacement vector is given to us. How to calculate and what will be the answer? फटाफट बताइए। Students raise your hands. Only one student. Two. उत्कर्ष। क्या? तो इस तरीके से अपन वेक्टर्स को सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा, यहां तक आज अपन ने क्या देख लिया, वेक्टर्स देख लिया। एंड वेक्टर्स इतना ही है एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न्ड। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर इतना समझेंगे पूरा हो जाएगा। अब इस वेक्टर में दो चीजें बाकी रहती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी। एक है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एक है रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, उनको हम कहाँ पढ़ेंगे? उनको हम पढ़ेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, कहाँ पढ़ेंगे? मोशन चैप्टर में पढ़ेंगे, काइनामेटिक्स में पढ़ेंगे। तो वहां पर वो चीजें भी आ जाएंगी। जब काइनामेटिक्स में अपन वेक्टर्स पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर ये चीजें आ जाएंगी। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कैसा, सिर्फ और सिर्फ जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर्ड चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वेक्टर्स चैप्टर देन बेटा प्लीज हैंड रेज कर। And 2i cap minus j cap plus k cap, I want you guys to calculate the value of a vector cross b vector. Find out. फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों के साथ यही आती है कि वो लोग 11th क्लास को सीरियसली नहीं लेते और 12th क्लास में जब बोर्ड आता है तो उतना ही परेशान हो जाते हैं। आइए देखिए, यहाँ मेरे को क्या दे रखा है, a क्रॉस b। तो पहले मैं लिखूंगा कोफिशिएंट्स 1 1 एंड -2 एंड इधर लिखूंगा 2 -1 एंड 1। इधर करते हैं a क्रॉस b की वैल्यू फाइंड आउट। आई कैप ये हटाया ad माइनस bc, तो 1 -2 माइनस j कैप। जब ये लगाएंगे तो ad माइनस bc, तो 1 + 4 and plus k cap. This will be ad minus bc, so 1 - 2. Answer will be minus I cap minus 5 j cap minus k cap is the final answer. बेटा मैं कौन सा मेथड लगा के आपने सॉल्व किया है, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। तो बेटा इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इस तरीके से
हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो अगर बताओ यहाँ पर कोई भी डाउट आता है तो हैंड रेज करके बताइए सारे बच्चे, इफ देयर इज एनी डाउट। अब इन्हीं के ऊपर बेस्ड, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पे ही बेस्ड आपके क्या है एग्जामिनेशन में, सॉरी आपके शीट के अंदर मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एंड विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस। एक सेपरेट क्लास लगाएंगे अपन, उस सेपरेट क्लास के अंदर अपन सिर्फ शीट्स डिस्कस करेंगे। चलिए, नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक इन द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पार्ट, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, उसको शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो दैट इज कैलकुलस। नाउ व्हाट इज कैलकुलस? देखिए बेटा, अभी सब लोग जानते हैं कि दैट आइजैक न्यूटन वाज द साइंटिस्ट, आइजैक न्यूटन वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और फोर्स डिस्कवर होने के बाद वो इससे इतना ज्यादा ऑब्सेस हुए कि उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, ठीक है। आइजैक न्यूटन ने इतना ज्यादा इस चीज को रिसर्च किया कि नॉर्मल मैथमेटिक्स से सॉल्व कर पाना इनके क्वेश्चंस को और इसकी डीप एनालिसिस नहीं हो पाती, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन सब से, नॉर्मल मैथ से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। इसीलिए सर आइजैक न्यूटन वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने एक और आदमी के साथ मिलके कैलकुलस नाम की मैथमेटिकल ब्रांच को ही डिराइव कर डाला। उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए कैलकुलस को ही डिराइव कर दिया। हमारे कोर्स में बेसिकली कैलकुलस के दो पार्ट्स आते हैं, फर्स्ट इज डिफरेंशिएशन एंड सेकंड इज इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन, इसके बारे में बात करते हैं। मान लो मेरे पास एक ग्राफ, तो अपन सबसे पहले नंबर 1 यहाँ पर बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। आज सिर्फ समझेंगे डिफरेंशिएशन होता क्या है, कल अपन इसके फॉर्मूले और क्वेश्चन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, लेट अस चेक। मान लो मेरे पास एक ग्राफ है ऐसे, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ, ये रहा। इस ग्राफ के अंदर ये रहा मेरा कर्व, ये मेरे को ग्राफ दे रखा है, इधर y एक्सिस है, इधर x एक्सिस। इसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स उठाए, ये लो एक पॉइंट, ये लो दूसरा पॉइंट, ठीक है। मुझे हर जगह पे स्लोप कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है, ये देखो सेम इंक्लिनेशन है हर जगह। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ थीटा इज सेम फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट, एंड वी कैन से दैट फॉर दिस ग्राफ स्लोप इज कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट। बेटा 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा दैट जब भी अपन डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो स्पीड निकल के आता है, पढ़ा था। क्या करते थे, ऐसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता था, यहाँ डिस्टेंस होता था, यहाँ टाइम होता था, ग्राफ कुछ ऐसे होता था। इसका अपन स्लोप निकालते थे तो स्पीड निकल जाती थी। और स्लोप कैसे निकलता था, स्लोप वाज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बेटा कोई भी 2 पॉइंट को अपन चूज कर लेते थे, एक पॉइंट ये चूज किया, एक पॉइंट ये चूज किया, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स देख लेते थे x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट देख लेते थे x1 y1। ये रहा x1, ये रहा x2, ये रहा y1 और ये रहा y2, ठीक है। ये रहा y2 y1 x1 x2। इन पे से इसको माइनस करते थे तो यहाँ से यहाँ को माइनस करा जाता था, और सिमिलरली यहाँ से यहाँ को माइनस करके मुझे क्या फाइंड आउट हो जाता था, स्लोप फाइंड आउट हो जाता था, ठीक है। ये चीज अपन ने कैलकुलेशन सीखी थी इन 9th क्लास। अब बेसिकली जो न्यूटन थे, न्यूटन ने क्या चीज को डिटरमाइन किया, उन्होंने फोर्सेस को देखा। अब फोर्सेस से होता क्या है, फोर्सेस लगाने से बॉडी या तो रेस्ट से मोशन आ जाती है या मोशन से रेस्ट में आ जाती है। इसका मतलब वहां पर मोशन की बात भी हुई। जब मोशन की बात हुई तो वहां पर स्पीड, वेलोसिटीज, इन सब की भी बात हुई। जब 9th क्लास में अपन स्पीड, वेलोसिटी ये सब पढ़ते थे तो हम ये देखते थे दैट द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, या फिर पार्टिकल के पास कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। जब हम 11th क्लास में स्पीड, वेलोसिटी ये सब देखेंगे तो हम ये देखेंगे एक्सेलरेशन भी चेंज हो सकता है। एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है हर बार कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कैन वेरी। अब अगर एक्सेलरेशन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज हो सकता है तो ग्राफ ऐसे सीधा बने ऐसा जरूरी नहीं है, ग्राफ कुछ इस तरीके से भी बन सकता है। ये लो ऐसा 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 ग्राफ बन गया, ठीक है। किस तरीके से, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बताया। ये इस तरीके से ग्राफ बन गया मेरे पास,
अब जब इस तरीके से ग्राफ बना है तो इसकी कोई भी 2 पॉइंट लो, ये यहाँ पर लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, इन दोनों पॉइंट्स पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये ड्रॉ किया यहाँ पर टेंजेंट, एक ड्रॉ किया यहाँ टेंजेंट, देखो टेंजेंट ड्रॉ किए मैंने दोनों पॉइंट्स पे। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद क्या दिखता है कि इधर स्लोप ज्यादा है और दूसरे पॉइंट पे स्लोप कम है। फिर कोई तीसरा पॉइंट ले लिया, वहां पर देखा, यहाँ पर देखा तो फिर से स्लोप ऐसा दिखा, फिर यहाँ पर देखा, इस जगह पर देखा तो स्लोप ऐसा दिखा। तो अपन को क्या देखने को मिल रहा है, दैट जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होने लगे, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होने लगे, तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आते। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आते तो नॉर्मल मैथ अप्लाई कर पाना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। अरे बात समझ में, स्लोप कैलकुलेशन कैसे करूंगा जब स्लोप ही चेंज हो रहा है हर जगह पे? कौन से 2 पॉइंट लूंगा? हर दोनों पॉइंट का स्लोप ही अलग है। यहाँ पर इन दोनों पॉइंट का स्लोप सेम था, यहाँ पर देखो इसका अलग, फिर थोड़ा सा 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 अलग, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब हर पॉइंट पे स्लोप अलग है। स्लोप अलग है तो अपन नॉर्मल मैथ्स नहीं लगा सकते, कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब अगर कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल मैथ्स नहीं लगा पाएंगे, तो यहाँ पर अपन क्या यूज करते हैं? अपन यूज करते हैं कैलकुलस। एंड कैलकुलस में भी अपन स्लोप कैलकुलेशन के लिए क्या यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन इज बेसिकली यूज्ड फॉर स्लोप कैलकुलेशन। जब भी मुझे ग्राफ के स्लोप्स को कैलकुलेट करना पड़ता है, मैं कौन सा मेथड यूज करता हूं? डिफरेंशिएशन यूज करता हूं। नाउ डिफरेंशिएशन क्या करता है? ऐसा क्या डिफरेंशिएशन में है कि अपन ने इसको यूज करके स्लोप को बड़े इजीली फाइंड आउट कर लिया? ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना बेटा, हो क्या रहा है। ये मेरे पास कोई एक ग्राफ था ऐसा, मैंने बोला कि इसकी बड़ी सी लेंथ लेते हैं, ये वाली लेंथ, देखो कैसा दिख रहा है? कर्व दिख रहा है। सही बात है, कैसा दिख रहा है? कर्व जैसा दिख रहा है। मैंने इस लेंथ को छोटा कर दिया, फिर से कैसा दिखा? कर्व जैसा ही दिखा। मैंने इस लेंथ को और छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि मैं जब इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इस लाइन को जाके देखता हूं तो मुझे ये लाइन कैसे दिखती है? एक बहुत छोटी स्ट्रेट लाइन जैसी दिखती है, बहुत छोटी स्ट्रेट लाइन जैसी दिखती है। क्या किया मैंने कर्व को ऑन द होल बड़े बड़े इक्वेशंस, बड़े बड़े ग्राफ के फॉर्म में सॉल्व नहीं किया, मैंने अपने ग्राफ को ऐसे छोटे छोटी लाइंस में डिवाइड कर दिया। इस तरीके से छोटी छोटी लाइंस में डिवाइड किया अपने ग्राफ को कि पूरे ग्राफ को अपन ने इतना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि हर एक पार्ट को अब मैं कैसे कंसिडर कर सकता हूं? एज अ स्ट्रेट लाइन। कैसे कंसिडर कर सकता हूं? एज अ स्ट्रेट लाइन। इसको इमेजिन करो, इसको समझो। जैसे जैसे मान लो अर्थ, अब ऑब्वियसली अर्थ कैसी है? राउंड है, लेकिन जब आप होराइजन को देखते हो, आपको होराइजन कैसा दिखता है? स्ट्रेट दिखता है। कभी ऐसे कर्व दिखा है क्या होराइजन? नहीं, मुझे होराइजन हमेशा ऐसा स्ट्रेट दिखता है, कभी भी ऐसा कर्व नहीं दिखता। लेकिन हम जानते हैं अर्थ इज राउंड, अर्थ इज अ स्फेरिकल बॉडी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत छोटा है, हम अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत छोटे हैं, इसलिए हमें वो एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखता है। हमने भी यही किया, हमने ये किया कि ग्राफ को इतने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया कि अब जो पीसेस निकल के आए वो स्ट्रेट लाइन जैसे दिखे। अब जब वो स्ट्रेट लाइन जैसे दिखेंगे तो अपन नॉर्मल मैथ वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए वहीं से एक मेथड निकल के आया। क्या मेथड है? उसका नाम डिफरेंशिएशन। एंड डिफरेंशिएशन इज बेसिकली व्हाट? डिवाइडिंग आवर ग्राफ इनटू वेरी स्मॉल पार्ट्स, वेरी स्मॉल, छोटे छोटे पार्ट्स, जिनको अपन क्या कंसीडर कर सकते हैं? स्ट्रेट लाइन। तो बेटा आज की क्लास में अपन ने क्या देखा? आज की क्लास में अपन ने देखा व्हाट इज डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन क्यों करने की जरूरत पड़ी। कल अपन देखेंगे डिफरेंशिएशन को कैसे किया जाता है। तो आज की क्लास में अगर बात सबको सब कुछ समझ में आई है तो एक बार हैंड रेज करके बता दीजिए फटाफट।